हेलो एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी। अब आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी स्टडी को बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं जो आपका सब्जेक्ट है संस्कृत हो जाता है। इसके जितने भी बहुविकल्पीय टाइप क्वेश्चंस हैं, यानी 2016 से 2023 तक के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करेंगे, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा, क्योंकि हर एक चीज़ आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो फ्रेंड्स, अगर चैनल पर न्यू है तो और अभी विजिट किया है तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सेशन अच्छा लगे तो लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। तो चलते हैं, सबसे पहले हम लोग 2016 में जो क्वेश्चंस आए हुए थे उनको देख लेते हैं। और आपको ये अच्छे से पता है कि संस्कृत का जो पेपर होता है वो कितने उसके लिए आपको कितना टाइम मिलता है, तो 1 घंटा आपको मिलता है, यानी कि 60 मिनट मिलते हैं। ठीक है, उसमें आप लोगों को 18 क्वेश्चंस करने होते हैं, जिसमें आपके 1 to 5 वस्तुनिष्ठ टाइप क्वेश्चंस हो जाते हैं, 6 to 11 आपके वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस यानी कि अति लघुत्तरीय टाइप क्वेश्चंस हो जाते हैं, और उसके बाद 12 to 18 क्वेश्चंस आपके लघुत्तरीय टाइप रहते हैं। ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है कि बहुत टफ है। बहुत लोग कहते हैं, ये चीज़ देखने को भी मिली है कि संस्कृत बहुत ज़्यादा टफ है, बहुत टफ सब्जेक्ट है। ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, सबसे पहली बात तो हिंदी से मिलता जुलता सब्जेक्ट, क्योंकि हिंदी से मिलता जुलता क्यों नहीं होगा, क्योंकि जो हमारी हिंदी है वो संस्कृत ही की तो देन है ना। तो संस्कृत सबसे पहले जो भाषा वो संस्कृत, उसके बाद उसमें से हिंदी निकली। तो ऐसा तो है नहीं कि आपके लिए ये टफ है या अनजान भाषा है। तो बहुत ज़्यादा आपको हेल्प हिंदी से भी मिल जाती है। फिर टफ की तो बात ही ना कोई करे तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि अगर टफ समझ के चीज़ों को पढ़ा जाएगा तो फिर चीज़ें समझ में नहीं आती है। जो भी चीज़ें आप पढ़ें, स्मूथली पढ़ें, चीज़ों को समझ कर पढ़ें। अगर आपने हिंदी अच्छे से समझी है तो आप संस्कृत भी बहुत ही अच्छे से समझ पाएंगे। तो चलते हैं, सबसे पहले हम क्वेश्चन 2016 के स्टार्ट करते हैं। एकोन चत्वारिशतम शब्द का अर्थ है। तो एकोन चत्वारिशतम, तो चत्वारिशतम यानी 40 होता है, और एकोन यानी एक कम होता है। तो 40 में जब आप क्या करेंगे, एक कम कर देंगे तो कितना रहेगा, तो 39 ही तो रहेगा ना। तो इस तरह से आपका बा ऑप्शन राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चोर भयम में समास है, तो इसमें तत्पुरुष समास है, द्विगु समास है, अविभाव समास है या द्विगु समास है। तो इसमें आपका तत्पुरुष समास हो जाता है। और देखिए, द्विगु समास क्या होता है, जिसमें पहला जो भाव जो होता है ना, भाव उसका क्या होता है, उसमें नंबर्स होते हैं, जैसे चतुर 4 हो गया, त्रिमुख। तो इस तरह से, और द्वंद्व समास में जैसे माता पिता भाई बहन, इस तरह से तो ये चीज़ हो जाती है। अब अव्ययभाव समास में अव्यय होता है। ठीक है, तो यानी तत्पुरुष समास हो जाता है। भयार्थक तथा रक्षार्थक धातुओं के साथ विभक्ति का प्रयोग होता है। चतुर्थी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति, पंचमी विभक्ति, द्वितीय विभक्ति। तो इसमें आपका जो राइट आंसर है वो है पंचमी विभक्ति, यानी कि सा ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अहम बालकम पश्यामि वाक्य का क्रमवाच्य में परिवर्तित यानी परिवर्तन होगा। क्या परिवर्तन होगा, तो मया बालकः दृश्यते, मया बालकम दृश्यत, और मया बालकम दृश्यति या मया बालकः दृश्यति। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो होगा मया बालकः दृश्यते, ये हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विसर्ग का उच्चारण स्थान बताइए। तो सबसे पहले अगर हम ये जान लें कि विसर्ग कहते किसको हैं, और उसके बाद इसमें देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं, तालु, कंठ, दंत, ओष्ठ है ना। तो आपका विसर्ग जो हो जाता है वो कौन सा हो जाता है। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि जो विसर्ग होते हैं वो क्या होते हैं। तो विसर्ग होता क्या है ये हम ऐसे समझेंगे। तो जो 2 बिंदियां आप लगाते हैं, यही तो विसर्ग है। और जैसे अनुस्वार और अनुनासिक, यहाँ पे ये भी समझ लेते हैं। तो अनुस्वार जो होता है उसमें एक ना होता है, यानी एक बिंदु लगाते हैं, और अनुनासिक में 2 ना होते, अनुनासिक में 2 ना होते हैं, तो एक चांद और एक बिंदु लगाते हैं। और विसर्ग ये होता है कि ये जो 2 बिंदियां लास्ट में, जैसे आप अतः लिखते हैं तो अतः लिखने के लिए 2 बिंदियों का यूज़ करते हैं, तो ये विसर्ग हो जाते हैं। तो आप इनको बोलें, जैसे कैसे बोलेंगे, तो विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या होगा, अतः। आह, मतलब आपने क्या किया,
कंठ से आपने निकाला, और कभी भी विसर्ग से विसर्ग का मिलाप नहीं होता है। और विसर्ग से विसर्ग को आप मिला सकते हो कि नहीं, तो विसर्ग सदैव शब्द के पीछे लगता है, इसलिए आप विसर्ग से विसर्ग को नहीं मिला सकते। जैसे हम यहाँ पे देख लेते हैं, नी, नी और अंत में लगा, तो ऐसा तो नहीं है प्लस अतः, ऐसे तो आप नहीं लिखेंगे, ऐसे तो आप नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये तो पीछे लगता है, तो ये नहीं मिला सकते हैं आप। हालांकि यहाँ पे क्वेश्चन जो आपका है, तो विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या है, तो आपका तालु, कंठ, दंत, ओष्ठ, तो ये कंठ हो जाता है। कंठ का मतलब क्या होता है, जब हम कोई अक्षर निकालते हैं तो जब कंठ पर जोर पड़ता है ना, तो वो कंठ होता है। तो इसी तरह से इसमें क्या क्या चीज़ें हो जाती है, जैसे कंठ होता है, तालु होता है, मूर्धा होता है, और ओष्ठ और दंत ये होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो विसर्ग का उच्चारण स्थान तो कंठ हो जाता है। इस तरह से आपका बा ऑप्शन राइट है। पावकः में संधि है, तो गुण संधि, अयादि संधि, वृद्धि संधि या आपका यड़ संधि। तो इसमें हम समझ लेते हैं, हम सभी संधियों के बारे में समझेंगे। जो आपका सबसे पहले गुण संधि यहाँ पे दिए हैं, तो इसको देख लेते हैं। गुण संधि जो आपकी हो जाती है, तो उसमें क्या हुआ कि जो गुण संधि में है, तो वो ओ, गुण संधि में क्या क्या आता है, तो ओ आता है, ए, और क्या आता है, और आता है ऋण। ठीक है, ये अक्षर आते हैं। तो ओ किससे मिलकर बना है ये भी समझ लेते हैं। ओ देखिए छोटा आ और आपका छोटी ई, यानी ये विजातीय है, देखिए ये सजातीय नहीं है। छोटा आ और छोटी ए से मिलकर बना है, और ए किससे मिलकर बना है, तो ए आपका छोटा आ और प्लस छोटा ऊ से मिलकर बना है, और आपका ऋण तो ये हो ही जाता है, इसी तरह से होगा ना। तो अब यहाँ पे हम कर लें कि गुण संधि जो होती है, जैसे आपने क्या किया यहाँ पे, जैसे आपका नभ उदय हो गया, नभ प्लस उदय नरेश हो गया, नर प्लस ईश तो नरेश हो जाता है। तो ये तो हो गई गुण संधि की बात। यहाँ पे पूछ रहे हैं पावकः में संधि कौन सी है, तो हम सभी संधियों पर बात करेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। और वृद्धि संधि में क्या होता है, यहाँ पर हम देख लेते हैं। वृद्धि संधि जो हो जाती है, उसमें दो सींघें होती है। वृद्धि मतलब दो सींघें ऊपर लगी हों, आप समझ लो वो वृद्धि संधि है। जैसे महोज हो गया, वनौषधि हो गया, सदैव हो गया। तो आपने जब सदैव लिखा, यहाँ पे देख लेते हैं, जब आपने सदैव लिखा तो ऊपर दो देखिए सींग है, यानी वृद्धि हुई। जैसे हम लोगों का सिर ऐसा बिना सींग हो गया, ऐसे आप समझो, मतलब ट्रिक से आप समझो। जो वृद्धि है उसमें सींघें नहीं है, जो मतलब ऐसे नहीं है नॉर्मली, लेकिन जब वृद्धि हुई, बढ़ोतरी हुई, तो किसमें हुई, दो सींघें निकल आई। ठीक है, तो सदैव, वनौषधि, महोज, कहीं पर भी इस तरह से हो तो आपका कि क्या हो जाएगा, ये वृद्धि संधि हो जाएगी। और वृद्धि संधि में क्या क्या होता है, तो वृद्धि संधि में ए होता है, और ये आए, ए नहीं होता है, आए होता है, क्योंकि ऊपर एक मात्रा और ये नीचे मानी जाती है, यानी इसकी मात्रा ऐसी होती है ना। और आओ की मात्रा कैसी होती है, तो जो आओ होता है उसकी मात्रा ऐसी ही तो होती है, यानी दो सींघें हैं, तो ये आपकी वृद्धि संधि हो जाती है। अब हम बात करते हैं अयादि संधि की। तो अयादि संधि में आपने ज़्यादातर देखा होगा, हम इसको इरेज कर देते हैं। अयादि संधि में आपने ज़्यादातर देखा होगा क्या होता है, तीन वर्ण होंगे, जैसे नयन, शयन, पवन, तो इस तरह से होता है। यहाँ पे क्या है, पावकः, तो यानी आपका ये अयादि संधि हो जाता है। और यड़ संधि की अगर हम बात करें, तो यड़ संधि में ज़्यादातर आपका आधा या मिलेगा, जैसे आधा ता मिलेगा, आधा ना मिलेगा, यानी ये अक्षर ज़्यादातर आपके बीच में होंगे। तव और नव, इस तरह से सब, इस तरह से आपके होंगे, यानी ये आपके कौन सी संधि हो जाएगी, तो यड़ संधि हो जाएगी। तो आप लोग इसको याद रखिएगा, ऐसा नहीं है कि अभी पूछा है पावकः तो अगली बार कुछ और पूछ ले तो आप उसमें कंफ्यूज हो जाए। ठीक है, उसके बाद चलते हैं सा वर्ण का उच्चारण स्थान है। तो आप जब सा बोलें, सा, अब ये वाला सा, वैसे तो आप क्या करते हैं कि आपको पता है कि कंठ, तालव्य, मूर्धा, दंत, ओष्ठ होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे सा आपसे पूछ लिया है, और आपने सा को क्या पढ़ रखा है, आपने सा को पढ़ रखा है ऊष्म में। ये ऊष्म तो है भाई, क्या है ये, ऊष्म तो है, लेकिन ऊष्म के अलावा भी कुछ है।
तो ये क्या है, तो हम यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो जैसे आपका हो जाता है जब आप क्या करते हो, का वाली लाइन बोलते हो यानी का वर्ग बोलते हो, जैसे का, खा, गा, घा, अड़ा, तो क्या है, कंठ पर जोर पड़ रहा है, तो यानी क्या है, ये कंठ वर्ग में आते हैं, यानी कंठ में ये आ जाते हैं। अब जब आप चा बोलते हो तो चा, छा, जा, झा, या, यानी जब आप बोलते हो तो क्या तालु से जबान टकराती है, तो यानी ये तालव्य हो जाते हैं। अब मूर्धा क्या होता है, टा, ठा, डा, ढा, अड़ा, ये क्या हो जाता है, ये मूर्धा होता है। आपका जो मुख का जो भाग होता है जो इस तरह से होता है और जबान क्या होती है उसमें इस तरह से टकराती है, आपकी जीभ टकराती है, तो ये मूर्धा होता है। दंत में क्या होता है, ता, था, दा, धा, ना, तो यानी ये जो आपकी जीभ है, ये आपके जो दांत है वो अंदर के हिस्से की तरफ टकराते हैं, बाहर भाग तो ये वाला भाग होता है, बाहर से तो नहीं टकराते, जीभ तो हमारी अंदर है, तो यानी ये दंत हो जाते हैं। और पा, फा, बा, भा, मा, यानी ये ओठ पे ओठ टकराए यानी ओष्ठ हुए, तो ये ओष्ठ हो जाते हैं। अब आपने कहा कि मैम ये तो स्पर्श व्यंजन है और इसमें ये बटे हुए हैं, अब इसमें सा तो नहीं आया है और सा तो हमारा ऊष्म है, तो है, लेकिन जब आप इसको बोलते हैं तो जब आप सा बोलें, सा, 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 तो आपकी जो ज़बान है वो क्या करेगी, दांतों से टकराएगी, तो यानी जो ये सा होता है यानी छोटा वाला सा जिसको सपेरे वाला सा कहेंगे, वो क्या होती है, दांतों से टकराती है, तो ये क्या हो जाता है, ये दंत हो जाता है। क्या हो जाता है, दंत हो जाता है। उसके अलावा अगर हम बात करें बड़ा शा यानी सपेरे वाला यानी सपेरे वाला नहीं, शरीफे वाला शा, सपेरे वाला सा, तो आपका ये हो जाता है। शरीफे वाले सा की अगर हम बात करते हैं तो वो जाता है मूर्धा में। जब आप उसको बोलते हो तो जो आप टा वर्ग में जब आप बोलते हो टा, ठा, डा, ढा, तो इस तरह से आपकी ज़बान इस वाले भाग से ऐसे यहाँ से टकराती है, तो ये मूर्धा। अब जब शा बोलेंगे, शा, तो ये भी क्या होगा, जो ये वाला शा है, तो जब आप बोलेंगे तो ये मूर्धा, जैसे मूर्धा जब बोलते हैं टा, ठा, डा, ढा, अड़ा, तो ये मूर्धा हो जाता है, ठीक है। उसके अलावा आपका पिछड़ी शा जो हो जाता है, जब आप बोलें पिछड़ी शा, 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 तो तालु से टकराएगी, तो यानी जो आपका पिछड़ी शा है वो तालु है, तालु तालव्य हो जाता है। और हा, जब हा बोलेंगे तो कहाँ से होगा, कंठ से, कहाँ से बोलेंगे, कंठ से, हा, हा, आप ऐसे बोलो हा, तो यानी कंठ पे जोर पड़ रहा है, तो ये हो जाते हैं। ऊष्म तो ये है ही है, प्लस इसमें सब भाग में बटे हुए हैं, दंत, मूर्धा, तालव, कंठ। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ये सा आपका दंत हो जाता है, आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि इस तरह से क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, आपके संस्कृत में भी पूछे जाते हैं, प्लस आपके हिंदी में भी पूछ लिए जाते हैं। यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमने तो पढ़ा था ऊष्म और यहाँ पे ये चीज़ पूछ रहे हैं, तो ऐसा क्या, ये गलत हो गया, या मिसप्रिंट वाली बात तो बहुत फेमस रहती है, यानी मिसप्रिंट हो गया है, मगर ऐसा नहीं है, हर एक चीज़ मिसप्रिंट भी नहीं होती है। फिर है त्रियश्चत्वारिष्टम शब्द का अर्थ है, तो चत्वारिष्टम जो होता है वो किसको कहते हैं, चत्वारिष्टम यानी 40 को, और त्रियश, तो त्रियश मतलब होता है 3, तो 3 ज़्यादा, तो 3 ज़्यादा मतलब 40 में जब आप क्या करेंगे 3 प्लस कर देंगे तो क्या होगा, तो 43 हो जाएगा ना, तो इस तरह से आपका बा ऑप्शन राइट हो जाएगा। पंचवटी में समास है, तो पंचवटी यहाँ पे क्या कहा गया है, हमने आपको क्या बताया, जब कोई पहले जो आपका जो मैन होता है, यानी कि इसमें 2 भाव होते हैं, है ना, तो पहला और दूसरा, तो इसमें जो पहले में जो पहला वाला होता है उसमें क्या होता है, अगर अंक आ जाते हैं तो अंक जब आते हैं तो वो क्या होता है, द्विगु समास होता है। तो यहाँ पे पंच यानी 5 आ गया, तो यानी यहाँ पे द्विगु समास हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका संस्कृत में महेश्वर सूत्रों की संख्या है 8, 12, 10 या 14 कितनी है, तो इसमें आपका जो आंसर हो जाएगा वो 14 यानी कि 14 हो जाएगा, ठीक है ना, 14 हो जाएगा, तो इसलिए आपका द ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कर्ता का इष्टतम कारण है संबंध, करण, संप्रदान, कर्म, यानी कर्म, सॉरी यहाँ कर्म नहीं पढ़ेंगे, कर्म पढ़ेंगे, यहाँ पे
हो जाता है, ज़बान है कभी कभी फिसल जाती है, ठीक है ना। तो क्योंकि उच्चारण भी दुरुस्त होने चाहिए, अगर उच्चारण दुरुस्त नहीं है तो भी बड़ी दिक्कतें आती हैं। तो कर्म हो जाता है, कर्ता ने कर्म को करण से, है ना, संप्रदान के लिए, इस तरह से आपका हो जाता है। तो यहाँ पे कर्म होता है। अकह सर्वेणे दीर्घ सूत्र है, तो अयादि संधि का, गुण संधि का, दीर्घ संधि का, यड़ संधि का, तो अकह सर्वणे दीर्घ सूत्र हो जाता है आपका दीर्घ संधि का, और अभी इस पे हम डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद है संस्कृत में भविष्यत काल के प्रयोग के लिए लकार का प्रयोग किया जाता है। तो लुट लकार, लट लकार, लोट लकार, लन लकार कौन सा होता है, तो आपका लुट लकार होता है, क्योंकि जो आपका क्या यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, भविष्यत काल के लिए, तो लुट लकार हो जाता है। उसके बाद है संस्कृत व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध रूप है। तो उपरोक्त, उपर्युक्त, उपयुक्त, उप्रयुक्त, तो आप कैसे लिखते हो, जब इस तरह के कोई भी क्वेश्चन आप में आते हैं और इस तरह से, तो आप पहले लिख लें कि कैसे लिखते हैं आप ये चीज़, फिर उसमें मिलान कर लें। जब आप मिलान करेंगे तो यहाँ पे बा ऑप्शन में आपको मिलेगा कि ये दुरुस्त है, यानी राइट है ना। तो आप इस तरह से, इस तरह के क्वेश्चंस तो भाई आपको इसी तरह से करने रहेंगे, क्योंकि थोड़ी थोड़ी चीज़ें होती हैं, एक बिंदी कहीं पे होगी, एक छोटी सी बिंदी, और आपका 1 नंबर लेके चली जाती है, ठीक है। तो छोटी ना समझें उसको, बहुत भाई बड़ी चीज़ समझें। संख्यावाची शब्द षष्टन्वंत्य अंक का वाचन है, तो यहाँ पे आपका संख्या शब्द षष्टनवतीय, नवती यानी 90, और षष्ठ यानी 6, तो नवतीय षष्ठ यानी 96, तो यानी कि बा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जा वर्ण का उच्चारण स्थान है, तो आप जा बोलेंगे जब, तो जा किस में आता है, जैसे का, तो का वर्ग में का, खा, गा, घा, अड़ा हो जाएगा। फिर चा में क्या होगा, चा, छा, जा, झा, तो ये किस में आ रहा है, देखिए चा वर्ग में आता है ना, तो चा वर्ग क्या है, कंठ तालव्य, तालव्य हो ना, तालव्य, तो ये तालु हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन आपका राइट है। कंठ का कौन सा हो जाएगा, का वाली जो लाइन है आपकी, यानी का वर्ग में जो आते हैं का, खा, गा, घा, अड़ा। और ओष्ठ कौन सा है, तो ओष्ठ आपका हो जाता है पाफा बाभा माँ, है ना, ओष्ठ हो जाता है, और दंत आपका ताथा दाधा ना हो जाता है। तो जितनी बार आया देखिए हमने एक्सप्लेन कर दिया है, तो आप लोग अच्छे से समझ लें इसको, यानी कि आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और इसको आपको रट ही लेना चाहिए। हालांकि रटने से चीज़ें नहीं समझ में आती हैं, आप चीज़ों को समझें। और जैसे हम बोलते हैं भाई, हम तो देखिए क्लास में बोल रहे हैं और आप तो अपने घर पे हैं, ठीक है, तो आप जब हम बोला करें तो आप उसको बोल के प्रैक्टिस क्या करो। जैसे हमने कहा का, ये कंठ से इस पे जोर पड़ रहा है, तो आप बोलो का, हाँ ये बात सही है, खा, हाँ ये भी बात सही है, तो यानी का, खा, गा, घाड़ा ये कंठ हो गए। तो आप बोल के देखो, जब दंत हमने बोला तो हमने कहा कि जबान से टकराए, यानी जबान किस में टकराए, दांत से टकराए, तो यानी हाँ सही टकरा तो रही है, ता, था, दा, धा, ना, तो यानी ये दंत। अब आप जब जाएंगे एग्जाम हॉल में बैठेंगे, ऐसा क्वेश्चन आ गया, आप फटाक से अपने, ये तो है नहीं किसी से हमें मशवरा लेना कि बोलें या ना बोले, आप अपने बोल रहे हैं, समझ रहे हैं चीज़ों को और कर रहे हैं, तो ये चीज़ हो जाती। आजीवनम समस्त पद में प्रयुक्त समास है, तो आजीवनम, तो आजीवनम में आपका अव्ययभाव समास हो जाता है, ठीक है। तो आपका यहाँ पे समझ लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगच्छत रूप है प्रथम पुरुष का, मध्यम पुरुष का, उत्तम पुरुष का, प्रथम एवं मध्यम पुरुष का, तो आपका प्रथम पुरुष का हो जाता है, यानी कि ऑप्शन राइट है। उसके बाद है सर्वनाम शब्द है पुस्तकम, अरण्यम, सर्वेष्णु, अश्वः, तो यहाँ पे आपका हो जाता है सर्वेष्णु, सर्वनाम शब्द है सर्वेष्णु। नदः शब्द में प्रयुक्त विभक्ति, तो नदः शब्द में षष्ठी, प्रथमा, तृतीया, द्वितीया, तो षष्ठी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, आप लोग लाइक सब्सक्राइब फ्रेंड्स करते रहें। टा का उच्चारण स्थान है, तो आप बोले टा, ठा, डा, ढा, तो आपको क्या, जब आप बोल रहे हैं तो जो ये हिस्सा है, तो ये ज़बान यहाँ से यहाँ पर आपकी जीभ टकरा रही है, यानी ये क्या है, मूर्धा है, क्या है, मूर्धा। और का जब कंठ और तालु यानी तालव्य, यानी चाप जब बोलेंगे, ओष्ठ यानी
पापा, तो आपका क्या हो जाएगा, टा जब बोलेंगे तो ये क्या होगा, मूर्धा होगा। क्या होगा, टा जो है आपका मूर्धा होगा, यानी कि सा ऑप्शन आपका राइट है, यानी टा वर्ग वाली जो लाइन है वो मूर्धा रहेगी। ठीक, ऐसे याद कर लें। राजपुरुष में समास है, समान है, राजपुरुष में समास है, यहाँ पे समान नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, दिग्गु समास, बहुब्रीहि समास, तो आपका जो हो जाता है, तो यहाँ पे आपका तत्पुरुष समास हो जाता है। क्या हो जाता है, तो तत्पुरुष समास हो जाता है, यानी कि यहाँ पे आपका आ ऑप्शन राइट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एकोन विंशति का अर्थ है, विंशति यानी 20, एकोन यानी एक कम, तो 20 में जब आपका एक कम होगा, 20 में आपका एक कम होगा तो 19 होगा, तो यानी यहाँ पे 19 आपका राइट आंसर है, यानी कि द ऑप्शन आपका राइट है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो आपका 2022 का। आप लोग लाइक सब्सक्राइब फ्रेंड्स करते रहें, आपके सपोर्ट की हमें बहुत ज़्यादा नीड है, क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना हम कुछ भी नहीं है, और आज जहाँ पर हैं तो वो आपके सपोर्ट की वजह से ही हैं। संस्कृत में महेश्वर सूत्रों की संख्या, रिपीटेड क्वेश्चन है, तो आपका हो जाता है 8, 12, 10, 14, तो यानी 14 यानी कि 14 हो जाते हैं। टा का उच्चारण स्थान है, तो टा देखिए फिर से रिपीट और फिर से हम एक्सप्लेन करेंगे, तो टा हो जाता है मूर्धा, यानी टा, ठा, डा, ढा, अड़ा, तो टा, ठा, डा, ढा वाली लाइन जो होती है वो मूर्धा होती है। कौन सी होती है, तो मूर्धा होती है। का, खा, गा, घा वाली लाइन जो आपकी होती है, का, खा, गा, घाड़ा कंठ होती है, और आपका चा, छा, जा, झा आपका तालव्य होता है, और आपका पा, फा, बा, भा, मा ओष्ठ होता है। ठीक है, और एक चीज़ और याद रख लें कि जो लाइन है आपकी का, खा, गा, घाड़ा, चा, छा, जा, झा, टा, ठा, डा, ढाड़ा, ता, था, दा, धा, ना, पा, फा, भा, भा, मा, तो जो लास्ट में आपके अड़ा और या जो पांचवा अक्षर है उसकी बात कर रहे हैं, और गणित वाला अड़ा और ना और मा। ठीक है, ऐसे तो ये अपनी अपनी लाइन के हैं राजा। कैसे हैं, राजा हैं ये भाई, मगर कौन सी लाइन के, कंठ में ये आएंगे। ये किस में आएगा, तो ये आपका तालव्य में आएगा, और ये जो अड़ा ये किस में आएगा, ये मूर्धा में आएगा, और ये जो आपका ना है ये किस में आएगा, दंत में आएगा, और जो ये माँ है तो आपका ये ओष्ठ में आएगा। अभी आप कहोगे अभी मैं आपने बताया, अभी फिर से बता रही, तो हम आपको दूसरी चीज़ बताने जा रहे हैं जो कि आप लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। जब आप अड़ा बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे, अड़ा, 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 तो आप देखिए अड़ा यानी नाक से बोल रहे हैं और कंठ से बोल रहे हैं। कैसे बोल रहे हैं, नाक से भी बोल रहे हैं और कंठ से बोल रहे हैं, तो यानी ये नाक और कंठ दोनों से बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए अलग अलग है, सबकी खूबियाँ अलग हैं। अब इया बोला जाता है, इया बोला जाता है तो क्या है, ये तालू से तो बोला ही जा रहा है। किससे बोला जा रहा है, तालू से तो ये बोला ही जा रहा है, प्लस ये किससे बोला जा रहा है, नाक से भी बोला जा रहा है। क्वेश्चन आता है, ऐसा नहीं हम ऐसे ही आपको बता रहे हैं, क्वेश्चन आता है। उसके बाद आपका हो जाता है जो आपका अड़ा है तो नाक से भी बोला जा रहा है, और मूर्धा तो ये है ही है, ना भी ऐसे है कि दंत भी है और नाक से बोला जा रहा है, और माँ है नाक से बोला जा रहा है, और ओष्ठ है, तो ये मतलब अनुनासिक हैं, नाक और मुख दोनों से बोले जाते हैं। इनको हम और क्या कहते हैं, तो इनको हम कहते हैं पंचम वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं इनको हम, तो इनको हम कहते हैं पंचम वर्ण। अगर कहीं पे आ जाए कि पंचम वर्ण कौन होते हैं, तो आपको पता है जो वर्ग का आखिरी अक्षर जितने भी हैं, क्योंकि 5 वर्ग हैं, पांचों वर्ग के जितने आखिरी अक्षर हैं वो पंचम वर्ण कहलाते हैं। ठीक है, यहाँ पर हो गया आपका। कौन सा शब्द नपुंसकलिंग होता है, क्योंकि एक स्त्रीलिंग, एक पुल्लिंग और संस्कृत में नपुंसकलिंग भी होता है, तो
ये जो आपका हो जाता है, इसमें कौन सा है? तो बालक है, नदी है, एतत है या विद्यालय है। तो आप लोग देखिए यहाँ पे समझ सकते हैं कि नपुंसकलिंग जो है वो एतत हो जाता है। रमेश में कौन सी संधि है? तो दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि या यड़ संधि। तो हमने आपको बताया। सबसे पहले हम दीर्घ संधि के बारे में जानेंगे। जितनी बार क्वेश्चन आएगा इस तरह का, हम उतनी बार हम एक्सप्लेन ज़रूर करेंगे, क्योंकि जितनी बार एक्सप्लेन किया जाएगा उतना ही अच्छा है, उतनी ही चीज़ें आपके माइंड में फंसेंगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम दीर्घ संधि की बात करते हैं। तो दीर्घ संधि क्या होता है? इन्होंने कहा, दीर्घ संधि ने कहा, हमें जितने भी सजातीय वर्ण हैं उनको दे दो। अब आप कहोगे नो मैम, एक जगह और फंसा दिया, ये सजातीय विजातीय भी होते। बिल्कुल सही है, कहते हैं समान जाति में विवाह किया सजाती हैं, असमान यानी दो अलग अलग कास्ट में शादी करो तो विजाती हैं। तो यहाँ पे मतलब इससे हमने जोड़ दिया कि सजातीय मतलब ये हो जाते हैं, जैसे आपका हो जाता है आप मान लें कि आपने एक ही कास्ट में विवाह किया है, तो ये आपके सजाती हैं। तो इसी तरह से जो दीर्घ है, इनने क्या कहा? इनने कहा भाई हमें जो है जितने हमारे सजाती हैं वो हमें दे दो। तो बड़ा आ दे दिया, बड़ी ई दे दिया और बड़ा ऊ दे दिया। अब ये किससे? समान अक्षरों से ये बनते हैं, ये समान अक्षरों से बनते हैं, यानी जहाँ से जोड़ना है या तोड़ना है आ ई उ होगा वहाँ पे। ठीक है, तो ये आपकी दीर्घ संधि हो जाती है। यहाँ पे समझ गया। गुण संधि का क्या था? गुण संधि ने कहा ठीक है भाई, इन्होंने तो सजातीय ले लिया, अब हमें क्या दे दो? हमें और ए दे दो और साथ में हमें ऋण भी दे दो। तो गुण संधि में इन्होंने क्या किया? ओ भी ले लिया, ओ भी ले लिया, ए भी ले लिया और ऋण भी ले लिया। अब इसमें क्या हुआ? ये विजातीय हैं, क्योंकि जो ओ है वो बनता है आ और ई से, आ और ई से बना, तो यानी कि क्या हुआ? ये अलग अलग चीज़ भाई, आ से बना और ई से बना, तो इसलिए ये क्या हो गया? ये विजातीय हो गया आपके। फिर उसके बाद यहाँ पे आप देख लें कि जो ए आपका हो जाता है वो क्या है? तो आ और आ से, यानी छोटा आ और प्लस ऊ हो जाता है, तो इससे हो जाता है, तो इससे बन गया। यानी कहीं पर भी एक ही मात्रा आए आपकी, जैसे नरेश हो गया, है ना, तो ये आपका क्या हो जाता है? नर प्लस ईश। तो नर, जब आप नर प्लस ईश आप करेंगे, नर प्लस ईश आप करेंगे, तो यहाँ पे नर और रा को जब आप तोड़ेंगे तो क्या बनेगा? रा हलंत और छोटा आ, यानी यहाँ पे छोटा आ गया। फिर उसके बाद ईश, तो ई यहाँ पे आ गई, तो यानी ये क्या है? ये आपकी हो गई गुण संधि। उसके बाद आपकी जो वृद्धि संधि है, तो वो क्या है? वृद्धि संधि यहाँ पे समझ लेते हैं। वृद्धि संधि में होता ये है कि जहाँ पर जैसे महोज, वनौषधि, सदैव, यानी जहाँ पे सींघें निकली हों, यानी मतलब दो मात्राएं ऊपर लगी हों, जैसे आय की मात्रा भी ऊपर दो लगी होती हैं, औ की मात्रा भी ऊपर लगी होती हैं, तो यानी ये वृद्धि संधि हो जाती है। उसके बाद यड़ संधि में जैसे आधा ता, आधा ना, ऐसे जैसे आधा ता और या आधा ना और या, इस तरह से कुछ हो, यानी अर्ध स्वर, तो ये यड़ संधि आ जाते हैं। अब यहाँ पे कह रहे हैं रमेश में कौन सी संधि है? तो अब आप यहाँ पे कर पाएंगे अच्छे से, यानी कि यहाँ पे रमेश ए की मात्रा निकल रही है ना, तो यहाँ पे रमेश आ प्लस ई, तो यानी गुण संधि हो जाती है। ठीक है, उसके बाद है राजपुरुष में कौन सा समास है? तो तत्पुरुष, कर्मधार या द्विगु समास या बहुब्रीहि समास, तो आपका तत्पुरुष समास हो जाता है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 2023 के क्वेश्चंस आ गए हैं और कुछ क्वेश्चंस हम आपको और कराएंगे। स्वरों को उच्चारित करने में जो समय लगता है उसके आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो आपका हो जाता है 2 प्रकार के, 3 प्रकार के, 4 प्रकार के या 5 प्रकार के। तो स्वरों के आधार पर क्या है जो समय लगता है? तो समय देखिए, ह्रस्व स्वर एक होते हैं, तो जिसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि कम समय लगता है, और दीर्घ में क्या होता है? ज़्यादा समय लगता है। 1 मात्रा का समय लगता है, इसमें 2 मात्रा का समय लगता है। और एक होता है प्लुत स्वर, जैसे आपने कहा ओ बोला, तो इसमें बहुत टाइम लगा।
राम, आपने ऐसे बोला तो ये प्लुत हो जाते हैं, तो यानी 1 2 और 3 हो गए, है ना। तो स्वरों को उच्चारित करने में जो समय लगता है उसके आधार पर पूछ रहे हैं, तो 1 मात्रा का समय, 2 मात्रा का समय और प्लुत जिसमें ज़्यादा टाइम लगता है, यानी 2 मात्रा से भी ज़्यादा टाइम लगता है। तो 3 तरह के होते हैं, यानी 3 प्रकार के होते हैं। तो इस तरह से आपका बा ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, जा वर्ण का उच्चारण स्थान है। देखिए फिर से आपको वैसे ही वर्क करना पड़ेगा। जा वर्ग का उच्चारण स्थान पूछ रहे हैं, तो चा में आता है ना, चा वर्ग में आता है, चा छा जा झा। तो चा आपका, जब आप चा बोल रहे हो तो तालू से ज़बान टकरा रही है, तो चा हो या छा हो या जा हो या झा हो या हो। तो यहाँ पे पूछा है चा, तो भाई जाहिर सी बात है तालु हो जाता है। और कंठोष्ठ और मूर्धा ये तो आपको पता ही है, कई बार हम लोग क्या कर चुके हैं, इस पर डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, पावकः में संधि है, तो पावका में अयादि संधि, अनुस्वार संधि, वृद्धि संधि, इसमें से कोई नहीं। तो आपका जो पावकः हो जाता है, तो यहाँ पे आप देख ले पाव प्लस अकह क्या हो जाता है, यहाँ पे देखें पाव प्लस अकह हो जाता है, अकह हो जाता है। तो यहाँ पे कौन सी है, तो अयादि संधि। और अयादि संधि के बारे में हम आपको बता चुके हैं, लेकिन फिर से चलिए हम लोग देख लेते हैं। जो आपकी अयादि संधि होती है, 3 वर्ण होंगे, जैसे नयन, शयन, पवन, ये चीज़ें इसमें आ जाती हैं, और 3 ही इसमें हैं। तो देखिए ये आपका, और जब आप इसका संधि विच्छेद करेंगे तो पाव प्लस अक। और एक ट्रिक आपको बता देते हैं, जैसे आपका पवन और पावन, तो पवन जब हो तो 1 मात्रा लगाएंगे, और पा यानी आ की मात्रा लग गई तो 2 मात्राएं आप लगा देंगे, आपका आंसर सही रहेगा, सही आएगा। ठीक है, ये आपकी हो गई ट्रिक। और उसके बाद आपका है अभवा धातु रूप में पुरुष एवं वचन क्या है। तो अभवा में अगर लंग लकार में बात करें तो आपका हो जाएगा मध्यम पुरुष एक वचन। तो मध्यम पुरुष एक वचन, देखिए आ ऑप्शन में यही राइट है। और यहाँ पे आपका क्वेश्चन है प्रायः उत्तर पदार्थ प्रधान समास होता है। ये यहाँ पे मिस प्रिंट है, ये यहाँ पे ये लिखा है कि प्रायः पद प्रधान समास होता है, जिसमें उत्तर पद प्रधान समास होता है। तो किसमें, तो आपका तत्पुरुष समास में हो जाता है, ना कि अव्ययभाव समास, बहुब्रीहि समास और द्वंद्व समास में नहीं होता है। क्योंकि द्वंद्व समास में क्या होता है, दोनों पद प्रधान होते हैं। और बहुब्रीहि समास में क्या होता है, जैसे दशानन 10 हैं, आनंद जिसके यानी रावण, है ना, पीताम्बर पीला है, अंबर जिसका, इस तरह से मतलब तीसरा कोई मुख्य होता है। तो ये अव्ययभाव समास में तो अव्यय होता है, तो यानी यहाँ पे तत्पुरुष समास आ जाता है, यानी हो जाता है। अब हम बात कर लेते हैं कुछ और क्वेश्चंस की। जैसे आपका एक क्वेश्चन है विद्यालय में संधि कौन सी है। तो विद्यालय में, तो हम यहाँ पे देख लेते हैं विद्या प्लस आलय। तो विद्यालय, विद्यालय तो आपका होता है बराबर विद्या प्लस आलय। क्या होता है, विद्या प्लस आलय, विद्या प्लस आलय। तो यहाँ पे क्या आ निकला ना, आ, और यहाँ पे भी आपका आ प्लस आ, तो ये कौन सा हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा विद्यालय। दीर्घ संधि होगी, विद्या, विद्या यानी आ और आ, तो ये कौन सी होगी, तो सेम है ना, तो इसलिए आपकी कौन सी संधि हो जाएगी, यहाँ पे आपकी हो जाएगी दीर्घ संधि। ठीक है, उसके बाद आपका हम बात करते हैं पठामी रूप है। पठामी रूप किसका है, तो यहाँ पे लिख देते हैं पठामी रूप है, तो आपका हो जाता है उत्तम पुरुष। किसका हो जाता है, तो उत्तम पुरुष, यहाँ पे आप देख लें। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आपका एक और पॉइंट है, अभी नहीं, 2-3 चीज़ें और आपको बतानी है। आपका हो जाता है बालकेन शब्द में प्रयुक्त विभक्ति कौन सी है। तो लिख देते हैं हम यहाँ पे बालकेन, बालकेन शब्द में प्रयुक्त विभक्ति, प्रयुक्त विभक्ति तो कौन सी है, तो तृतीया विभक्ति हो जाती है। कौन सी हो जाती है, तृतीया विभक्ति हो जाती है आपकी। ठीक है, उसके बाद एक और है जो आपका हो जाता है
छा का उच्चारण स्थान, तो चा, छा, तो ये इसका उच्चारण स्थान क्या है? सबसे पहले जब आप चा के बारे में जानेंगे तो जो उसी का साथी है तो उसके बारे में भी जान जाएंगे। तो जब छा का उच्चारण स्थान क्या है, तो ज़रूरी नहीं कि चा ही पूछें, छा भी पूछ सकते, जा भी पूछ सकते, झा भी पूछ सकते हैं यहाँ भी, लेकिन आपको पूरी लाइन के बारे में पता है तो आपका जो छा हो जाता है वो आपका तालव्य है। जब आप बोलेंगे चा, छा, जा, झा, तो ये तालु से आप बोल रहे हैं तो ये तालव्य हो जाता है, जिसे आप तालु, जहाँ पे तालु लिखा हो तालु आप पे टिक करेंगे, तालव्य तो तालव्य पे आप टिक करेंगे। उसके बाद आपका एक हो जाता है पावकः, क्या हो जाता है? पावकः। ये सब आए हुए क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना। पावकः का संधि विच्छेद क्या है? तो संधि विच्छेद, विच्छेद क्या है? तो पावकः पाव प्लस अका, हमने आपको बताया था ना, जहाँ पे आ की मात्रा लगी हो तो वहाँ पे आप एक लाइन करके ये दो मात्राएं आप लगाए दें, पो प्लस अकः, पो प्लस अकः, ये पावकः हो जाता है। फिर उसके बाद आपका एक क्वेश्चन है कि नदी शब्द का चतुर्थी विभक्ति एक वचन, तो नदी शब्द का चतुर्थी विभक्ति एक वचन हो जाता है नधो, क्या हो जाता है? नधो। और उसके बाद आपका है प्रतिदिन में कौन सा समास है, तो प्रतिदिन में आपका जो समास हो जाता है वो आपका हो जाता है अवयवी भाव समास। अवयवी भाव समास किस में हो जाता है? तो प्रतिदिन में, प्रति प्लस दिन, प्रतिदिन में कौन सा समास होता है? तो अव्ययीभाव समास हो जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे आपके वस्तुनिष्ठ टाइप सभी कंप्लीट हो चुके हैं। आई होप आप लोगों को सेशन बहुत ही अच्छा लगा होगा, और अगर सेशन अच्छा लगा है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करना आप लोगों के लिए बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। इससे आप लोगों के पास नोटिफिकेशन पहुंचता है और आप क्लास को ज्वाइन कर पाते हैं। वरना कुछ लोग ये कहते हैं कि हमारे पास नोटिफिकेशन नहीं पहुंचा, हमारे पास नोटिफिकेशन नहीं पहुंचा, तो नोटिफिकेशन बिना सब्सक्राइब किए हुए नहीं पहुंचता है, ठीक है। तो आप लोग सब्सक्राइब कर लें। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक भी ज़रूर कर दें, क्योंकि एक लाइक हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है और हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि आपके सपोर्ट से ही आज हम यहाँ पर हैं। और आप जितना ज़्यादा सपोर्ट करेंगे तो हम उतना ही आगे बढ़ेंगे और बेहतर से बेहतरीन वर्क करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।